आप सभी ने बचपन से एक बात सुनी होगी भारत के बारे में कि आने वाले समय में भारत सुपर पावर बनने वाला है। उसके अलावा आपने यह भी सुना होगा कि आने वाले समय में हमारी इकॉनमी वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी होने वाली है। लेकिन मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ा जिससे मुझे लगा कि शायद यह भविष्य में पॉसिबल ना हो पाए। इस आर्टिकल में कहा गया कि अभी पिछले 10 सालों में भारत ने अपने बहुत सी यूथ पॉपुलेशन का पोटेंशियल खो दिया है क्योंकि हम इसे ढंग से चैनलाइज नहीं कर पाए। उसके अलावा और भी बहुत से आर्टिकल हैं, जैसे आईआईटी के 50 बच्चों ने लास्ट 5 साल में सुसाइड किया। भारत में लगभग 34 बच्चे हर साल सुसाइड कर लेते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में स्टूडेंट यूनियन ने गवर्नमेंट के जॉब कैलेंडर के ऊपर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी। चौथी क्लास के 11% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें घड़ी का टाइम देखना नहीं आता। इसके अलावा इस लास्ट आर्टिकल ने तो जैसे दिल सा ही बिठा दिया है मेरा। इसमें यह कहा गया है कि लगभग 1 लाख कैंडिडेट ने यूपी में पीएन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और इसमें से लगभग 3700 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है। क्या आप इस चीज को इमेजिन भी कर सकते हैं कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम कितना नीचे जा चुका है कि एक पीएचडी करा हुआ इंसान एक नॉर्मल जॉब नहीं पा सकता। अब इन सभी आर्टिकल्स को देखने के बाद आप ये तो समझ रहे होंगे कि भारत की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं फंडामेंटली कुछ गलत है और अगर वक्त रहते हमने इस चीज को दुरुस्त ना किया तो आने वाले समय में बहुत सी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं भारत में। आज की वीडियो में मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि यह टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इसका अंदाजा आपको खुद लगाना होगा। क्योंकि इस टॉपिक से लगभग 3 बार यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा है। 2020 में इससे क्वेश्चन आया था, 2016 में भी आया था और 2015 में भी आया था। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपने ये वीडियो देखना है या नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। देखिए, जो भी बच्चे 2022 के प्रीलिम्स और मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए आखिरी मौका हो सकता है अपने जड़ों को और अच्छे से मजबूत करने के लिए। हमारा प्रारंभ 4 बैच लॉन्च होने वाला है 20 दिसंबर 2021 को। आप इसके लिए video.onlyis.in पे जाके लॉगिन कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोशिश ये करेंगे कि आपकी फाउंडेशन को और अच्छे से मजबूत कर सकें। आए साल आप एक नाम सुनते होंगे, असर रिपोर्ट। ये क्या है असर रिपोर्ट? ये एनुअल स्टेटस बताती है भारत के एजुकेशन सिस्टम की। अब इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रीसेंट टाइम में भारत में स्कूलों में इनरोलमेंट रेट तो बढ़ा है, लेकिन जो लर्निंग आउटकम है उसमें इंप्रूवमेंट बहुत कम देखने को मिली है। इसके अलावा आने वाले सालों में जो ग्रेजुएटिंग यूथ हैं उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन क्या भारतीय गवर्नमेंट उनको जॉब प्रोवाइड कर पाएगा? यहां पे मैं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्राइवेट सेक्टर्स की भी। क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि भारत में जो यूथ एजुकेट होकर बाहर निकलता है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से, उनमें रिक्वायर्ड सेट ऑफ स्किल्स नहीं होते, जिसकी वजह से आने वाले समय में उन्हें जॉब मिल नहीं पाती। और यही एक कारण है जिसकी वजह से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले की तुलना बढ़ रहा है। अब यहां पे इनके आगे एक दुविधा होती है। अब देखिए, इतना पढ़ने के बाद ना तो ये खेती में जा सकते हैं, ना ये डेली वेज वर्क कर सकते हैं, लेकिन अब इन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो होगा क्या? आपकी इकॉनमी चली जाएगी गिग इकॉनमी की तरफ, जहां पे लोग जैसे स्विगी, जोमैटो इनके साथ जुड़कर डिलीवरी वर्क करने लग जाते हैं। आप कई बार देखते हैं कि जोमैटो पे कोई आपको सामान देने आया है और उसकी डिग्री ग्रेजुएट लेवल की होती है। तो ऐसी इकॉनमी में कौन सरवाइव करना चाहेगा? हम अक्सर बात करते हैं ब्रेन ड्रेन की, लेकिन जब यहां पे नौकरियां ही नहीं मिलेंगी तो लोग बाहर ही तो जाएंगे और करेंगे भी तो क्या? अगर भारत के एम्प्लॉयमेंट स्टैट्स को उठाया जाए तो लगभग 80% भारतीय इनफॉर्मल सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ये जो लो इनकम ग्रुप के फैमिलीज होती हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि ये अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सके या अपने बच्चों को आगे और पढ़ा सके। अब यहां पे इनके पास सिर्फ 2 चॉइसेस होती हैं, या तो अपने एस्पिरेशन को मार के जो जॉब मिल रही है उसे कर लें, या अपने एस्पिरेशन को परस्यू करने के लिए साथ के साथ कोई काम करें। इन सब के अलावा और भी बहुत सी प्रॉब्लम है भारत के एजुकेशन सिस्टम में।
पहली प्रॉब्लम की बात की जाए तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन सेक्टर पे वो बहुत ही कम है। जितना इंडिया की पॉपुलेशन है उसके मुताबिक गवर्नमेंट को लगभग 6% खर्च करना चाहिए एजुकेशन सेक्टर पे जीडीपी का, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है वो इतनी दुरुस्त नहीं है कि जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैटर कर सके और उन्हें एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। साथ के साथ जो इंडिया के टीचर्स हैं इनकी जो क्वालिटी है और जो ट्रेनिंग है वो भी इतनी दुरुस्त नहीं है जो आज के दौर के अकॉर्डिंग इन बच्चों को नॉलेज दे सके। उसके अलावा जो भारत का करिकुलम है वो इतना पुराना है कि मैं आपको क्या बताऊं। देखिए 2004-05 में मैंने अपनी 10वीं की थी और अभी भी वही मैथ्स हम पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो करिकुलम सिस्टम है उसे भी हमें अपडेट करने की जरूरत है ताकि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में भी बच्चों को अवगत करा सकें। उसके अलावा भारत में आप देखते हैं कि जो स्टूडेंट टू टीचर रेशियो है वो भी कहीं ना कहीं पर्याप्त नहीं है। मतलब एक टीचर बहुत से स्टूडेंट को हैंडल करता है जिसकी वजह से वो प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाता हर स्टूडेंट की कमी पर। इसके अलावा लास्ट प्रॉब्लम है आपकी एक्सेसिबिलिटी। आप देखेंगे कि जनरली जो आपके गांव लेवल पे कॉलेजेस या स्कूल एस्टैब्लिश होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब ये लड़के तो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं लेकिन लड़कियों के लिए ये डिस्टेंस ट्रेवल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से आप देखेंगे कि हायर स्कूल में यानी कि सीनियर सेकेंडरी में और कॉलेजेस में लड़कियों का जो ड्रॉप रेट है वो ज्यादा है। इसके अलावा जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए भी ये डिस्टेंस ट्रेवल करना काफी मुश्किल होता है, तो कहीं ना कहीं ये हैम्पर करता है उनकी एजुकेशन को। इन सब के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से भारतीय एजुकेशन सिस्टम आज भी विकास नहीं कर पा रहा है वो ये है कि आज भी भारत में रट्टे के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है एज कंपेयर टू बेसिक अंडरस्टैंडिंग। लोग आज भी चीजें समझने की बजाय उनको रट्टा लगाने में लगे रहते हैं और ऐसा यूपीएससी में भी आप देखते हैं कई स्टूडेंट्स के साथ जो कि चीजों को समझने की बजाय उनको रटने में लग जाते हैं। अब यहां पे हमारा मेजर फोकस होना चाहिए लर्निंग आउटकम्स पे। हमें प्रमोट करने चाहिए वोकेशनल सेंटर्स ताकि भारत की जो जनसंख्या है यानी कि जो यूथ है हम उन्हें रिक्वायर्ड स्किल सेट दे सके ताकि वो आगे जाके नौकरियां पा सके। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वोकेशनल कोर्सेज को लास्ट रिजॉर्ट की तरह देखें कि भैया जिसे कुछ नहीं आता वो करता है वोकेशनल कोर्स। ऐसा थोड़ी होता है। जब आपको कोई स्किल मिलेगा और उससे आपको रोजगार मिलेगा तो आपको डेफिनेटली वो स्किल सीखने की जरूरत है। अब भारतीय गवर्नमेंट ने बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए भारत में, लेकिन ये अभी भी पर्याप्त नहीं है। मैं बात कर रहा हूं 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसके जरिए हमने राइट टू एजुकेशन को ऐड किया था फंडामेंटल राइट्स में। इसके अलावा 2009 में हम राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आए थे जिससे हमने 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री कर दी थी। उसके अलावा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल, मिड डे मील स्कीम, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एकलव्य स्कूल, कस्तूरबा गांधी स्कूल, हमने बहुत कुछ किया है। लेकिन क्या हम इसे ठीक से इंप्लीमेंट करने में कामयाब हुए हैं? अगर हुए होते तो आज भी भारतीय एजुकेशन सिस्टम की दुर्दशा ये ना होती। हमें जरूरत है एक होलिस्टिक अप्रोच की जहां पे ना केवल हम इनरोलमेंट रेट के ऊपर फोकस करें लेकिन हम साथ के साथ फोकस करें लर्निंग आउटकम पे ताकि भविष्य में चलकर हम एक सुपर पावर बन सकें। हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ रेवोल्यूशनराइज कदम तो उठाए हैं लेकिन अगर ये ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर बन के रह जाएगा। तो आइए देखते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा क्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने एजुकेशन के ऊपर अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करने की बात की है जिसमें हम ये कहते हैं कि हम लगभग 6% जीडीपी का स्पेंड करेंगे एजुकेशन के ऊपर। इसके अलावा हम स्किल्स के ऊपर फोकस करेंगे जहां पर हम स्कूल लेवल पे ही वोकेशनल कोर्स को इंडक्ट करेंगे आपकी लर्निंग प्रोसेस में। इसके अलावा हम हायर एजुकेशन को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएंगे ताकि हम फॉरेन स्टूडेंट्स को भी अट्रैक्ट कर सके इंडिया में। इसके अलावा यहां पे बात की गई है टीचर ट्रेनिंग की जहां पे हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन लेके आएंगे और इसे फॉर्मुलेट करने में
नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कंसल्ट करेगी एनसीईआरटी के साथ, ताकि जो टीचर्स की प्रोडक्टिविटी है, मतलब कैसे वो बच्चों को पढ़ाते हैं, कितना अच्छे से वो उन्हें समझा सकते हैं, हम उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने डिजिटल एजुकेशन को भी पुश देने की कोशिश की है, ताकि हम प्रमोट कर सके टेक्नोलॉजी का यूज भी एजुकेशन में। उसके अलावा हम असेसमेंट सेंटर्स खोलने की बात कर रहे हैं, जो एक ऑटोनॉमस बॉडी होंगी, जहां पे आप फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हैं अपने आइडियाज। यहां पे मैं बात कर रहा हूं नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की, जहां पे आप प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, असेसमेंट और लर्निंग के रिगार्डिंग अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हो। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि भारत के पास पोटेंशियल तो है एक सुपर पावर बनने का, लेकिन अगर समय रहते हमने एजुकेशन सिस्टम पे वर्क नहीं किया तो आने वाला समय दूर नहीं जब इंडिया में हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक डेमोग्राफिक डिजास्टर कहेंगे। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब किसी देश में ऐसा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट रेट पहले की तुलना गिरता जाएगा, उन देशों में हमने सोशल अनरेस्ट मूवमेंट देखी है। क्योंकि अगर आपकी सोसाइटी में इकोनॉमी दुरुस्त नहीं है तो वहां पे आपको देखने को मिले हैं सोशल मूवमेंट। चाहे आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कीजिए, चाहे आप राइज ऑफ हिटलर देखिए, ये सभी हिस्टोरिक इवेंट ये गवाह है इस बात के कि अगर देश में यूथ के पोटेंशियल को प्रॉपर चैनलाइज नहीं किया जाता तो एक बड़ी समस्या हो सकती है देश के लिए। अब ये तो बात हुई पढ़ाई के फ्रंट की। इसके अलावा हमें एक और फ्रंट पे वर्क करना चाहिए, जहां पे हमें सभी स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ के ऊपर भी वर्क करना चाहिए, ताकि ये जो सुसाइड जैसी घटनाएं हैं हम उसे कम कर सकें। चाहे इसमें हम फिजिकल एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करें या हम उनके स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए कुछ फंडामेंटल चेंज लेके आए अपनी एजुकेशन सिस्टम में, जहां पे लर्निंग उनके लिए एक प्रोसेस ना हो बल्कि उनके लिए एक खेल हो, जिससे वो इसे एंजॉय करें। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।